नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है संडे में। और हर रविवार को जिस तरह से हम आपको अलग अलग मेहमानों से, अतिथियों से मिलाते हैं, उसी कड़ी में आज आवाज की दुनिया की दो खास खूबसूरत मलिका आपसे जुड़ने वाली हैं आज, जिनका संबंध आकाशवाणी से है। आकाशवाणी यानी आजकल जिस तरह से एफएम का दौर है, बहुत ज्यादा बोलबाला है। ऐसे में आकाशवाणी से जुड़कर काम करना किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। और इसी कड़ी में हमारे साथ दो बहुत खूबसूरत मेहमान अभी जुड़ेंगी, जिन्होंने आवाज की दुनिया में अपनी प्रतिभा के जरिए पूरे हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कई देशों में भी ये बताने की कोशिश की है कि आवाज अगर अच्छी है और अंदाज भी बहुत प्यारा है तो दुनिया आपकी दीवानी हो सकती है। और साथ ही साथ आपको लोग याद करते हैं, मिस करते हैं, कॉल करते हैं, मिलना चाहते हैं, फरमाइशें भेजते हैं। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले चलते हैं आकाशवाणी की जानी मानी, बहुत ही अनुभवी, क्या बोलते हैं उसको, आरजे कहते हैं। आरजे आरजे मतलब क्या होता है समझती हैं? रेडियो जॉकी। आरजे का मतलब ये भी होता है रंगीला जलवा। जुबान की जो बात होती है तो जुबान को लेकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं ये एंकर। भले ही वो आरजे हैं लेकिन मैं तो उनको एंकर मानता हूं। और इसी कड़ी में सबसे पहले मुलाकात करते हैं हम हमारी खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ रही हैं आरती सैया। हिरांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। सभी को प्रणाम। बिल्कुल, आपको कामायनी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ एक और भी खूबसूरत मेहमान जुड़ने जा रही हैं, जिनका नाम ही बहुत वीआईपी जैसा लगता है मेरे को, क्योंकि इनका जो शॉर्टकट है वीवीपी, समझ रहे हैं ना, उसको थोड़ा चेंज कर दे तो। हेलो वैशाली जी, कैसी हैं आप? वैशाली आप अनम्यूट क्या कीजिए। जी, चलिए आरती जी आपसे शुरू करते हैं। और जी मेरे ख्याल से लगता है मेरी आवाज सुन नहीं पा रही है वैशाली जी। वैशाली, अनम्यूट कर दीजिए खुद को। जी जी, मैं सुन पा रही हूँ, बिल्कुल। सुन पा रही हैं? नहीं, मैंने कहा बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत अच्छा अच्छा। लग रहा है यहाँ। तो वाकई आज की तारीख में अगर हर कोई एक दूसरे को धन्यवाद दे या धन्यवाद चाहे, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। आसानी से कोई थैंक यू नहीं कहता, कुछ करने के बाद ही लोग थैंक यू कहते हैं। और वैशाली के पास या आरती के पास भंडार है थैंक यू का, शुभकामनाओं का और बधाइयों का तांता लगातार लगा रहता है, क्योंकि ये आवाज की दुनिया की मलिका है। सबसे पहले आरती जी ये बताइए कि आप कैसी हैं? लॉकडाउन कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। बहुत लोगों से मिलना हुआ। जैसे कि वैशाली और हम एक ही मीन्स आकाशवाणी में है, तो हाय हेलो होता था वहां पे, लेकिन हर आरजे अपने शो में व्यस्त है। यहाँ से वहां, बस इस स्टूडियो से उस स्टूडियो में मेरा शो है। लेकिन हम इतने फ्रैंकली मीन्स हुए तो लॉकडाउन में हुए। स्वर साहित्य संगम एक प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे आरजे और हम क्लोज हो पाए, क्योंकि वहां पे हमें वक्त ही नहीं मिलता एज आरजे हम आकाशवाणी में कुछ अच्छे से बात करें। और अब लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा, बहुत नए फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छा रहा। बहुत खुशी हुई सुनकर कि लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा। लेकिन आवाज की दुनिया में जो अंदाज लोग बना के बोलते हैं, आप दोनों तो बहुत कभी एकदम नेचुरल बोलती है, ये कैसे संभव होता है आरती जी? क्या, मैं समझी नहीं, नेटवर्क शायद डाउन है आपका सवाल। आवाज की दुनिया में अक्सर लोग अंदाज बना के काम करते हैं, जैसे कि जिस तरह से हमने सुना था पिछले दिनों, बहनों और भाइयों बिना का गीत बालक है पायदान नंबर 16 पर फिल्म कटी पतंग का ये गाना। तो इस तरह का एक अंदाज होता है। लेकिन आप लोगों ने अपना जो स्वाभाविक रूप है उसको मेरे ख्याल से शायद नहीं बदला। क्या बदला है आपने? बिल्कुल भी नहीं बदला, जैसे है वैसे ही रहते हैं। वो दिख जाता है हमारे शो में। हम अभी जो बात करते हैं और शो में जो बात करते हैं, हर आरजे के साथ शायद ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं मेरी बात करूंगी तो मैं जैसी हूँ वैसी ही वहां पे भी रहती हूँ, और वो नेचुरली आता है। तो कोई बनावट या दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। यही सवाल वैशाली आपसे है। आपने कभी किसी अंदाज से खुद को प्रभावित किया या फिर उस तरह से बात करने की कोशिश की? नहीं अमरिंदर जी, कैसे था पता है आपको? बताऊं कि मैं इतनी बातूनी थी हमेशा, और कहानियां जब मैं बनाती थी, बताती थी लोगों को कहानियां, तो वो कहते थे यार मजा आ रहा है तुमसे तो बात करके। तो खास करके
इसी मजेदार चीज के लिए लोग मुझे कॉल करते थे, मुझसे बातें करते थे। और इनफैक्ट मेरा सेल्स का बैकग्राउंड है, सेल्स मार्केटिंग का। और ये होता था कि मेरे क्लाइंट्स अक्सर मुझसे कहते थे यार तुम रेडियो पर आओ यार मजा आ जाएगा। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। इसीलिए जो स्टाइल है, जो बात करने का अंदाज है, वो बिल्कुल नेचुरल है, किसी को कॉपी नहीं किया। वैशाली जी, आपका नाम सुन के लगता है कि आपके नाम में ना वीआईपी शब्द छुड़ा हुआ है, एक आई छूट गया है। हाँ उसे भी डाल देंगे, न्यूमरोलॉजी में करते हैं ना कुछ आगे पीछे वैसा करके। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छे हैं अमरिंदर जी। आपने वो उस चीज को इस तरह से पूरा घुमा दिया, अच्छा लगता है। आप भी बहुत ही कमाल रेडियो जॉकी रहे होंगे, या फिर आपके साथ कोई भी रेडियो पर काम करके बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर। मैंने आकाशवाणी में बहुत पहले प्रोग्राम किया था, लेकिन आज कुछ सीखना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस आपके जीवन में कितना महत्व रखता है वैशाली? कोई भी इंसान हमारे लिए एक शिक्षक हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास कोई डिग्री हो, किसी का कोई हुनर हो, कोई उनकी कोई भी अच्छी बात हो, उसे हम पिकअप कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, अगर कोई कला है उनके पास तो वो बिल्कुल हमारे शिक्षक बन जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा है कि हर कोई इंसान हमारे लिए शिक्षक बन सकता है, बिल्कुल। आरती जी, आपने कभी किसी को गुरु माना जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में याद कर सकते हैं या फिर सम्मान दे सकते हैं? मुझे सुनाई नहीं दिया था, माफ कीजिएगा। आरती जी, आप सुन रही हैं? ये सवाल आपसे था कि आपने कभी किसी को शिक्षक माना, गुरु माना, जिससे आपको ने कभी स्पेशल सीखा हो? ओके, तो ये अमरिंदर जी आपने मुझसे ये सवाल किया था। जी, आपने तो कहा कि गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे हम कुछ भी सीखते हैं तो अपना गुरु मान लेते हैं। आरती जी, आप बताइए शिक्षक के बारे में। आरती जी आप आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, कुछ बोल रहे हैं आप पर क्या वो नहीं सुनाई दे रहा है। आज शिक्षक दिवस है, आपने कभी शिक्षक को अलग रूप में देखा है, गुरु के रूप में देखा है? मैं फिर से रिजॉइन करूं क्या? आइए, कोई बात नहीं है। जी वैशाली, जी आपने कहा कि एक जिससे हम कुछ सीखते हैं उसको गुरु कह सकते हैं। ये जो आवाज की दुनिया में आपका आना हुआ, हाँ जी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड फौजी परिवार से था, पुलिस वाले परिवार से था, जाहिर है आपके अंदर शुरू से एक पावर रहा होगा। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप तो तलाशी शक्ति लेकर आई हैं। जी बिल्कुल। देखिए, बचपन से ही एक बात सीखी थी, किसी से डरना नहीं है, और जो हमारे यहाँ के कायदे हैं, कानून है, उसको लेकर के चलना है। अगर आप कायदे से चलोगे तो आप गलत नहीं हो सकते। आपको बिल्कुल सबूत भी रखना है। जब भी आपको लगे कि आपको शक हो कि इस चीज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए बिल्कुल सबूत वगैरह तैयार रखने हैं, नियमों का पालन करना है। ये सारी चीजें सीखी। एंड डिसिप्लिन जो है, घर पर पहले से ही ये था कि एक डिसिप्लिन से रहना है, डिसिप्लिन से चीजें करनी है। ये पिताजी ने पहले से ही आदत डाली थी हमको। तो वो सबसे पहले शिक्षक कह सकती हूँ, माता पिता हमारे सबसे पहले शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं। तो उन्हीं से बहुत कुछ सीखने मिलता है, जो हमारी जिंदगी की नींव होती है। आरती जी, आप मिल रही आवाज? आरती जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? थोड़ी सुनाई दे रही है, मैं कोशिश करती हूँ आपको समझने की। जी, आज शिक्षक दिवस है। आज शिक्षक दिवस है। जिस तरह से वैशाली ने कहा कि जिससे हम कुछ भी सीखते हैं वो गुरु हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। आप क्या मानती हैं, शिक्षक को किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, वैशाली ने जो कहा वो अक्षरशः मैं सहमत हूँ। और मुझे ये लगता है कि शिक्षक तो
हम सीखते तो हर किसी से है, साथ में एक सेंटेंस हम जहन में रखे तो ये सेंटेंस भी बहुत बड़ा, कभी याद नहीं रखनी पड़ती। जैसे कि हमने किसी से झूठ कहा हो तो हमेशा हमारे जहन में रखना पड़ता है कि अरे मैंने ये कहा था, ये कहा था, फिर सालों बाद शायद हम भूल भी जाते हैं कि मैंने क्या कहा था। तो सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता, आधी रात को भी वो वैसे के वैसे आपकी जुबान पर आ जाता है। और अगर आप सच बोलोगे तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो ये सेंटेंस ही बहुत बड़ा शिक्षक है। और हाँ, हम सबसे सीखते हैं, हमेशा सीखते हैं। हम लोगों से क्या, जानवरों से भी सीखते हैं, और सीखते ही रहना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ ले कि अच्छा मैं तो कुछ हो गई हूँ, या तो हम वहीं पे कोलैप्स हो जाएंगे, खुद को हम खत्म कर देंगे। तो हमें हमेशा स्टूडेंट बनके रहना है बस। कितने उच्च विचार हैं आपके देवी जी, कितने उच्च विचार हैं आपके। लेकिन वैशाली जी और आरती जी, आप दोनों का ऑडिशन होगा आज, अभी इसी वक्त जो हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज ऑडिशन होगा कि अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि आरती जी आपको आप जो अपना शो करती है ना, उसको कुछ अलग अंदाज में पेश करना है, कुछ भी अभी फिर से आपकी आवाज ब्रेक हुई है। आप जब रेडियो में जाती हैं, अनाउंसमेंट शुरू करती हैं, वेलकम करती हैं, उसको कुछ अलग अंदाज में आप दिखा सकती हैं। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। बिल्कुल स्वागत है। गुजराती आरजे, तो मैं गुजराती में बताऊंगी। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आरती जी, आ रही है। जी बिल्कुल। 100.1 FM गोल्ड पर आज ही अपनी साथ कौन सी, हाँ તમે ઓળખી ગયા આપની આરતી કરોડ મુંબઈ નો કસ્ટમર કોડ છે 022। लवली, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया आरती जी, बहुत बढ़िया, आप पास कर गई। और ऐसी नहीं होती। वैशाली जी, तुम्ही पण मराठी पण सांगू शकतो ऍक्च्युली हिंदी आरजे आहे, पण मी मराठी काहीतरी नक्की बोलेन, मी मला आवडेल बोलायला, कारण आपण मुंबईत राहतो, म्हणजे आम्ही तरी मुंबईत राहतो, त्यामुळे मग मुंबईत राहतो तर मराठी आलीच पाहिजे आणि बरेच जणांना येतेच, पण मी हिंदी आरजे, तो मैं हिंदी में प्रेजेंट करती हूँ। और मैं ऐसे शुरुआत करती हूँ टिपिकली अपने शो की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, मैं हूँ वैशाली, और इस सुहानी शाम क्या कहे, हाय मजा आ गया यहाँ पहुंचते पहुंचते। फूलों से जो मुलाकात हुई है, जो हवा का झोंका मुझे यहाँ तक खींच कर ले आया, ये बस आप ही लोगों का प्यार है। वाह। अगर मुझ जैसा आम आदमी एक सवाल आता है कि आरजे कैसे बना जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, उनको क्या कहेंगे? अमिताभ श्रीवास्तव का ये सवाल है। देखिए, आकाशवाणी जो है वक्त वक्त पर ऑडिशंस के लिए रजिस्ट्रेशंस इनवाइट करता है, और अगर आप आकाशवाणी के या दूरदर्शन के स्टेशन आप सुनेंगे तो उस पर अनाउंसमेंट ये होता है, प्रोमो बाकायदा बनाया जाता है, जिसमें पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाता है कि आपको इस तरह से एक प्रक्रिया होती है, फीस आपको जमा करवाने होते हैं, एप्लीकेशन देना होता है लिख करके अपने डिटेल्स के साथ, और आपको कुछ फोटोकॉपीज अटैच करनी होती है। टिपिकली ये होता है, हर एक चैनल का इंचार्ज एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो उनसे आप जाके मिले। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग भाषाओं के सेक्शंस भी हैं, FM भी है, AM है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन इनवाइट किया जाता है। और ये हमारे एक कट ऑफ होता है एज का, तो वक्त वक्त पे तय किया जाता है कि क्या कट ऑफ होगा एज का। तो अगर उस उम्र के अंदर हैं आप, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप हमारे देश के नागरिक हैं, तो आप बिल्कुल
अप्लाई कर सकते हैं और एक ऑडिशन और लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होता है। तो इसमें अगर आप पास करते हैं तो फिर आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आकर के यहाँ पर एज एन अनाउंसर आप यहाँ पर ड्यूटीज करें, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, तो इसीलिए यहाँ पर शोज तो डेफिनेटली कहा जाता है, लेकिन ये एक ड्यूटी है, ये एक सेवा है हम जो कर रहे हैं देश के प्रति। जैसे कि आप जानते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, तो इट इज पब्लिक सर्विस। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमने थोड़ा बहुत अपने दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताने की कोशिश की है कि वाकई आकाशवाणी जो है वो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, और इसमें दो खूबसूरत मेहमान हमारे साथ आज जुड़ी हैं। आरती जी, पूजा चंदन आरती, जय हो माता भारती, तुम सुखियन दुखियन के कहलाती हो सारथी। तो एक आपका जो सफर रहा है आरती जी, आपका जो सफर रहा है जी, ये बताइए कि आकाशवाणी से जुड़ना कैसे मतलब पॉसिबल हुआ, कैसे आकाशवाणी की तरफ आई आप? थोड़ा सा पहले से लूंगी मैं। जैसे कि 2004 में मेरे पापा एक्सपायर हुए, तो उसके पहले तक मैंने कभी कुछ खुद से लिखा नहीं था। मीन्स कविता पोयम क्या होती है, मेरा कोई नाता ही नहीं था। और पापा जाने के बाद 4 दिन तक मैं रोई नहीं, तो डॉक्टर कहने लगे इसको रुलाओ, रुलाना जरूरी है। और मैं खुद भी शौक थी कि पापा गए हैं तो मुझे रोना चाहिए, मैं रो क्यों नहीं रही हूँ। और अचानक 4th डे मेरा कुछ लिखना शुरू हुआ। उस मीन्स वो कविता नहीं थी, कोई पैराग्राफ 2 लाइन 4 लाइन, कभी 1 पेज 2 पेज, ऐसे में लिखते गई और मेरे आंसू बहते गए। इस तरह मेरा लिखना शुरू हुआ। फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, जैसे कि मैं बहुत सारे कवि सम्मेलन, मीन्स मुझे कुछ पता ही नहीं था, जैसे जैसे पता चला तो मैं सुनने के लिए जाया करती थी, कहाँ दूर दूर तक जाया करती थी। फिर तब फाइनेंशियली हम बहुत वीक थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि पापा अगर मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देके गए हैं कि अचानक मैं लिख रही हूँ, तो मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है करके। लेकिन मैंने कभी कोई मंच या माइक की उम्मीद नहीं रखी थी, मैं बस सीख रही थी ऐसे ही। और फिर ऐसे हुआ 2011 की शायद ये बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रगल बहुत था, तो दुर्गा पूजा होती है बंगालीज की, वैशाली, जो षष्ठी सप्तमी अष्टमी और नवमी 4 दिन रहती है। तो वहां पे एग्जीबिशन लगाते थे। उस एग्जीबिशन में हम और मैं और मेरी 2 बहन, हम तीनों सिस्टर मिलके ड्रेस मटेरियल का एग्जीबिशन लगाते थे। तो 4 दिन के बाद जो भी स्टॉक बचा है वो हम रिटर्न कर देते थे। तो 4 दिन हो गए थे, हमारे घर में वाइंड अप शुरू था, और एक कॉल आया कि आपके वहां से जो हमने ड्रेस मटेरियल लिया है तो हमें कलर एक्सचेंज कराना है। तो अभी किससे बात हो रही थी ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आप आज ही आ जाइए, क्योंकि कल तो ये सारा स्टॉक रिटर्न चला जाएगा। तो अंकल आए, उन्होंने, फिर हम पहचाने कि अच्छा आप हो, बहुत सारी बातें हुई। जब वो बाय बाय टाटा बाय बाय वाला था, आओ जो, जैसे हम बोलते गुजराती में आओ जो जी, तो दहलीज के बाहर वो चले गए, अंदर थे, और उन्होंने नेटवर्क बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, आप आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है, आ रहे, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो उन्होंने मम्मी से कहा कि अरे आपकी बेटी बोलने में तो बड़ी बिंदास है, इसको आकाशवाणी क्यों नहीं भेजते। तो वो इतने लॉन्ग टाइम अपने घर पे थे, लेकिन वो आकाशवाणी से है ये कोई बात निकली नहीं थी। तो मैंने उनको कहा, टीवी था ना, कुछ नहीं था, मीन से बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, मैं बिंदास बहुत थी। तो मैंने कहा मैं आकाशवाणी में क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा कि अरे वहां पे ड्रामा होते हैं तो डायलॉग्स बोलने रहते हैं, तो आप डायलॉग्स बोलना। तो मैंने उनको कहा तब कि अरे तो फिर तो मैं कविताएं भी लिखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे फिर तो डायलॉग्स और ड्रामा को साइड में रखिए और आप गुजराती डिपार्टमेंट में आपकी कविताएं लेकर जाइए और देखिए कि वो क्या बोलते हैं। फिर मैं कविताएं लेकर गई, इस तरह मेरी आकाशवाणी में एंट्री हुई।
और मैंने तो ये सोचा था कि बोलेंगे कि अच्छी है या नहीं है, सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वहां से ये रिप्लाई आया कि आप वक्त लेकर आए हो तो आज ही रिकॉर्डिंग कर देते हैं, और मेरी शुरुआत हुई आकाशवाणी में। आकाशवाणी में जब पहले दिन आप गई थी तो मन में खुशी थी, नर्वसनेस था या क्या था? कविता जब मैं लेके गई थी तब मेरे मन में कोई डर वगैरह तो कभी लगा ही नहीं है, लेकिन जब काव्य पाठ हुआ मेरा, फिर युवाणी में मेरे कार्यक्रम आने लगे, फिर जब आरजे के लिए ऑडिशन फॉर्म में सबमिट करने गई थी, तब मैं बहुत ज्यादा कैसे था कि आज मैं बता रही हूँ क्योंकि वो संघर्ष का समय निकल गया है। जब ये संघर्ष से हम गुजर रहे थे तब हमने नेबर्स तक को नहीं बताया था कि हम इस समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि पापा ने कहा था कि कभी किसी का लेना मत, अगर लोगे ना तो हमेशा झुक के रहना पड़ेगा, तो जैसे भी वक्त आया निकाल देना, पर लेना मत किसी से। तो हम जब मैं फॉर्म सबमिट करने गई थी वैशाली, मैं अभी बता रही हूँ कि तब मेरे पर्स में सिर्फ 2 रुपए थे और मैं आकाशवाणी में एंट्री कर रही हूँ, और वो लास्ट डे था फॉर्म। मैंने मेरे इंटरव्यू में कई जगह पे बताया कि मेरे पास 10 रुपए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा 2 रुपए बताने के लिए। फिर मैं जब फॉर्म सबमिट कर रही थी दिमाग में वैशाली, आपको पता है अपने लिफ्ट के ऊपर सरस्वती देवी की छवि है, मैं सरस्वती देवी को बोल रही थी फॉर्म जो मैं सबमिट कर रही हूँ इसमें अगर ये मुझे बोलेंगे कि ये कम है, ये प्रिंट आउट लेके आइए, तो मेरे 2 रुपए की कुछ नहीं कर पाती। तो अगर मुझे कुछ ज्यादा बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट, तो मैं क्या करूंगी? तो जब मैंने सबमिट किया तब उन्होंने कहा ओके परफेक्ट है, तब मेरे जानना हो गई कि चलो तो खैर वहां पे सबका साथ मिल सकता है, अगर कोई आगे है, कोई जान पहचान नहीं। मेरी आवाज रिपीट हो रही है? नहीं बोलिए, थोड़ी सी और आवाज की दुनिया में आवाज गूंज रही है। बिल्कुल जारी रखिए, हम हमसे जो जुड़े लोग हैं समझ लेंगे, बहुत समझदार है सब, हाँ, तो बस यही है कि इस तरह फिर जब मैं सिलेक्ट हुई 100.7 और अभी तो 100.1 हुआ है, तो तब कार्यक्रम और ये और पहुंच रहा है, खुशी है, इतनी बड़ी चौर मिली है, उसको हम कितने अच्छे से निभा पाते हैं, जिम्मेदारी वो हम देख रहे हैं, और बाकी लिसनर से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। और कितना प्यार पाना बाकी है आपका? बहुत मिला है। आज दिल खोल के बात कीजिए, आरजे के मन में क्या क्या बातें होती हैं, उस पर भी आएंगे। वैशाली जी, आप बहुमुखी प्रतिभा की बहुत जबरदस्त उदाहरण है। आपकी अभी वीडियो भी रिलीज हुई थी हाल में, जिसमें आपने हीरोइन की भूमिका निभाई। जी सर। इसके अलावा यूट्यूब पे तो आप छाई रहती हैं, जुगलबंदी आपका बहुत पुराना शो है, और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि आप हाथ भी देखती हैं, भविष्य भी बताती हैं। सब कैसे? देखिए, ऐसे होता है ना कि हम जितने व्यक्तित्व होते हैं हमारे आसपास, हमारे घर में, जो हम पर एक छाप छोड़ जाते हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले। और जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो पुलिस में थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं या IPS ऑफिसर बनूं। उनकी ये, आप देखिए, जो भी माता पिता पुलिस में या आर्मी में होते हैं, उन्हें हमेशा ये लगता है कि हमारे बच्चे भी देश की सेवा करें। जो डॉक्टर होते हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे कोई तो एक कम से कम डॉक्टर बने। तो ये ख्वाहिश मेरे पिताजी की थी, तो वो हर जगह पर
हर एक चीज मुझे बताते थे, देखो ये चीज ऐसे हुई, वो चीज वैसे हुई। और एक बात है, उनसे उनसे बड़े बड़े गुंडे बदमाश डरते थे। उन्होंने अपने अपने वक्त पर जीप चेजेस वगैरह सारा कुछ किया है। अगर आपको पता हो तो एक मराठी मैगजीन दक्षता हुआ करती थी, आई डोंट नो इफ इट स्टिल देयर, उसमें और लोक सत्ता में, महाराष्ट्र टाइम्स में उनके आर्टिकल्स छपते थे बिल्कुल। और वो उस वक्त वो जमाना था जब जीप चेजेस होती थी। तो इतनी मैं प्रेरित होती थी मेरे पिताजी से। वो इनफैक्ट अपने कॉलेज के दिनों में बास्केटबॉल प्लेयर भी रहे थे और वो एक चैंपियन स्विमर थे। उन्होंने बहुत लोगों को डूबने से बचाया था उन दिनों में। जैसे आप जानते हैं गांव में नदियां होती है, बाढ़ आता है, तो बाढ़ में लोग डूबने वाले होते, तो ऐसे उन्होंने बहुत काम किए थे। इनफैक्ट एनसीसी की वजह से वो भारत देश पूरा घूम आए थे। उनके पास पैसा नहीं था, उनके घर वालों के पास उन्हें पढ़ाने का पैसा नहीं था, तो वो, मेरे पिताजी लिंगायत थे, लिंगायत मठ में वो लोग भिक्षा मांग मांग के उसमें से खाते थे। वो जो भिक्षा में मिलता था उसी पे उनका गुजारा होता था। तो ऐसे वो बड़े हुए, उन्होंने खुद को स्वयं कुछ शिक्षित किया, उन्होंने पुलिस में नौकरी की। तो जब वो इतने ज्यादा प्रतिभाशाली थे तो उनके सामने यानी मेरी कोई बराबरी ही नहीं थी। मैं हमेशा सोचती थी मैं क्या करूं कि जिससे मेरे पिता मुझसे इम्प्रेस हो जाए, खुश हो जाए, कहीं उन्हें लगे कि हाँ भाई मेरी बेटी ने कुछ तो अच्छा किया, यानी मेरे नाम को आगे बढ़ाया। तो यही हमेशा कोशिश रही कि किस तरह उनको खुश करूं। तो इसी के चलते जो है, भाषाएं तो पसंद थी, एकेडमिकली भी, पढ़ाई में भी अच्छा करना ही था, स्पोर्ट्स में भी करना था, क्योंकि मेरी जो माता थी, मम्मी थी, वो भी चैंपियन स्विमर थी, प्लेयर थी, एथलीट थी। वो भी स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आया करती थी। तो मैंने सोचा भाई मैं जो भी कुछ कर लूं, मैं उनके लेवल की तो नहीं बन सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगी। और ज्योतिष का ऐसे था, जैसे कि आप जानते हैं अखबारों में साप्ताहिक ज्योतिष आता है, तो हर सप्ताह हमारी माताजी बैठ के पूरा वो ज्योतिष का पन्ना लेकर के बैठती थी और कहती तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारा हफ्ता ऐसे जाने वाला है और ये करने वाले। तो मैं हमेशा सोच में पड़ जाती थी कि वाह, क्या हम जिंदगी के राज ज्योतिष के माध्यम से क्या हम जान सकते हैं? क्या वाकई इन्होंने बताया मेरा हफ्ता ऐसा जाएगा? तो ये जो थी जिज्ञासा, मैं आपको बताऊं, जिज्ञासा का होना सबसे जरूरी है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है, उसमें वो जिज्ञासा होनी चाहिए बस। तो यही सारा खेल है। खेल यही सारा खेल में जिज्ञासा आपने कितना कुछ पा लिया जी। बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि वाह ये कर लिया तो अच्छा चलो। यानी कि वो एक चैलेंज रहता है ना, जब तक आप हासिल नहीं कर लेते किसी चीज को, वो एक चैलेंज होता है, फिर आपकी तृप्ति हो जाती, फिर आप सोचते हैं अरे अब नया क्या करें, अरे अब नया क्या करें, ऐसे। अच्छा वैशाली, आपने कभी भविष्यवाणी की है? सर की है, बहुत सारी में। हाँ, एक बताइए ना, कोई बढ़िया मजेदार कोई बताइए ना। अच्छा मजेदार सी आपको बता दी। देखिए जैसे कि किसी के अच्छा मजेदार यानी कि सीरियस वाली, अच्छा मजेदार जो आपको अच्छा लगे, जो सच हुआ हो। हाँ हाँ हाँ, सच तो बहुत सारे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक सहेली है, मेरे ऐसे काफी सारी बहुत सारी सहेलियां हैं, और अक्सर विषय ये होता है लोगों का, बहुत बेसिक सवाल होते हैं इंसान की जिंदगी में, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान तो हम जानते ही हैं, और शादी ब्याह का मामला, और बच्चे बच्चे, और प्रॉपर्टी का मामला। ये ज्यादातर जो सवाल होते हैं इसी के इर्द गिर्द होते हैं इंसान के। और एक सेहत। तो जैसे कि एक मुझे किसी ने पूछा था कि भाई एक विवाह उनका टूट गया था और उन्हें रीमैरिज करना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ये करना है तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए हर तरह से अड़चन है और मुझे प्रपोजल्स बड़े सारे आ रहे हैं। तो मैंने इस व्यक्ति से कहा कि नहीं अभी मत करो, आप थोड़ा रुक जाओ। मैंने कहा 3 साल की अवधि है, आपको रुकना पड़ेगा। तो मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सच में बहुत मुश्किल है, घर से बहुत प्रेशर आ रहा है, घर वाले कह रहे हैं, मना करने के लिए क्या वजह है? मैंने कहा उनसे कह दीजिए कि ये मेरे लिए आने वाले 3 साल सही नहीं है, उतार चढ़ाव है जिंदगी में। तो इस तरह से तो प्रेशर की वजह से वो नहीं सुन पाए जो मैंने उनसे कहा था,
और उन्हें शादी करनी पड़ी घर वालों के दबाव में आके। और अनफॉर्चुनेटली वो शादी नहीं टिकी, वो शादी टूट गई। तो वो एक चीज थी। अब इसको मैं मजेदार नहीं कहूंगी, लेकिन अगर मजेदार कहूँ आपको तो हम है ना पूरे दिन का जो है पूरे तो दिन आजादी की बात कर रहे हैं, आजादी 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 आजादी। क्या कह रहे हैं आप? रिश्ते बनाए मैंने सब टूटते गए, गली घर मोहल्ले सब छूटते गए। तो ये ऊपर वाला ही तय करता है कि आपका रिश्ता किसके साथ कितना चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल। हम सिर्फ है ना वक्त के बारे में बता सकते हैं कि देखिए, जब वक्त सही होता है तो आपके काम बनते हैं, और जब वक्त सही नहीं होता तब कहीं पर भी कुछ भी नाजुक होता है ना तो वो टूट जाता है, उसके टूटने के चांसेस होते हैं। देखिए, जैसे कि जो भी अच्छा ज्योतिषी है वो कभी भी नहीं कहेगा एक ज्योतिषी के ये चीज नहीं होगी, क्योंकि हम भगवान नहीं है। हम सिर्फ वक्त बता सकते हैं कि ये वक्त अच्छा है या नहीं है, और इस वक्त में आप क्या काम करेंगे तो वो उस चीज में आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये हम एक संकेत दे सकते हैं, हम गाइडलाइंस दे सकते हैं। हम ईश्वर नहीं है, हम नहीं बता सकते कि किसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, कौन से मोड़ आने वाले हैं और आप क्या करोगे तो आप फायदे में रहोगे, ये सारी चीजें हम बिल्कुल बता सकते हैं। और मजेदार आपको ये बताती हूँ कि हर दिन में जिनको ज्योतिष के जो जानकार है उन्हें पता है हर 2 घंटे में लग्न बदलता है। अब आपको मजे की बात ये बताती हूँ कि अगर आप किसी भी ज्योतिषी से अगर आप झूठ कहेंगे ना तो वो तुरंत पकड़ लेगा। पता है क्यों? क्योंकि हर 2 घंटे में लग्न बदलता है। तो एक ज्योतिषी को पता होता है कि उस वक्त आपकी पत्रिका के मुताबिक चंद्र कहाँ आया है, कौन सा नक्षत्र और कौन सा घर एक्टिव है, उसके मुताबिक आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये एक ज्योतिषी बता सकता है। लेकिन उसके लिए उसे रूलिंग प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं, उन्हें रूलिंग प्लैनेट्स कहते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी से हर कोई जुड़ा हुआ है। आरती जी, आप अगर कुछ भविष्यवाणी चाहती है तो हमारी मैडम जी बैठी हुई हैं, पूजनिया वैशाली देवी जी। वही और वैशाली, अब मेरा एक क्वेश्चन का लिस्ट आपके पास आने वाला है। हाँ, जरूर जरूर पूछूंगी। अभी मेरे जहन में सब यही था कि बस ये सब होने दो शो, फिर मेरा क्वेश्चन का बाद सबसे दर्शकों को बता दें कि आज आरती जी की तबीयत नासाज है। इसके बावजूद कमानी के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वो आरती जी समझती हैं। इसलिए उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए कमानी के समक्ष अपने आप को पेश किया है, और एक बार फिर से कमानी परिवार आपके प्रति नतमस्तक है। और जब आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो कमानी भी कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, और कमानी की जिम्मेदारी बनती है उनके मन की जो बातें हैं वो भी लोगों के बीच आए, क्योंकि आरजे को लोग सिर्फ सुनते हैं और कमानी हर किसी को मंच देता है। और इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि लोग आपको देखें। और आरती जी पूछ लीजिए भविष्यवाणी आप या सोच लीजिए, बाद में आएंगे आपके पास। आई थिंक उनका नेटवर्क डाउन है। जी, तबीयत डाउन है, इसलिए नेटवर्क डाउन है। और वैशाली, सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि आपने जो देशभक्ति का एक जज्बा देखा आपके वीडियो में, वो कैसे जुड़ा हुआ उससे। जी, देखिए, जैसे कि हम आकाशवाणी की वजह से अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं, जैसे आपसे भी मुलाकात हुई, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे जब भी यानी कि वक्त पर कार्यक्रम का स्वरूप बदलते रहता है। तो ऐसा ही हमारा एक कार्यक्रम था हेलो मुंबई, जिसमें हम अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग पर्सनालिटीज, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करते थे कुछ देर के लिए। ऐसे में मैं जानती थी कुंदन सिंह को पहले से, लेकिन उनसे फिर से रेडियो के जरिए मुलाकात हुई। रेडियो के काम की वजह से कांटेक्ट नहीं था उनके साथ, तो रेडियो की वजह से फिर से मुलाकात हुई, और वो अलग अलग इवेंट्स कर रहे थे।
और जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी वो काम कर रहे थे, उससे जुड़े हुए थे एनजीओ से। तो उसी के इवेंट के बारे में उन्हें हमने ऑन एयर लिया था। तो एक पुरानी पहचान थी, तो उन्होंने बताया मुझे कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जो देश के प्रति चीजें हैं, फिल्में हैं, म्यूजिक वीडियोस है, ये सारा कुछ अपने प्रोडक्शन तले वो करना चाहते हैं, ये उन्होंने शेयर की थी बात। और कोरोना के वक्त, यानी कि कोइंसिडेंटली तभी कोरोना वायरस भी इतना फैला, संक्रमण लोगों में और सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो अपने पहचान के जो लोग थे उनके साथ जुड़ करके वो जो पुलिस के प्रति और आर्मी के प्रति जो लोगों की भावना बदल गई थी, लोगों को लग रहा था ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो इन्हें अटैक कर रहे थे, इनके ऊपर हमले हो रहे थे, और वो गलत है, वो देश सेवा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि अपना कोई अलग एजेंडा लेके बैठे। तो ये सारी चीजें जो है जन जागृति के लिए मैं उनसे जुड़ी। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मैं उनके साथ जुड़ के मैंने कुछ उन्हें वीडियोस, बाइट्स, वॉइस ओवर्स उनके वीडियोस के लिए मैंने बनाकर दिए। और ऐसे में काम करते करते जो एक कंपैटिबिलिटी होती है वो इतनी अच्छी हो गई, जैसे आरती के साथ भी काम करते करते इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी बन गई कि ये हमेशा सोच थी हमारी कि कुछ भी अगर आएगा आगे तो साथ जुड़ के कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। तो हर तरह से मैं उनके साथ प्रोडक्शन में भी जुड़ गई, इन सारे डिस्कशंस में जुड़ गई, और उन्हें एक हीरोइन की भी जरूरत थी, तो मैं बतौर हीरोइन उनके वीडियो में उनके साथ जुड़ गई। ऐसे रहा। तो ऐसे मैं कुंदन सिंह के वीडियो में, जो उनका साई विनायक के फिल्म्स है, उसमें बतौर हीरोइन उन्होंने मुझे लिया, एंड उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। और उन्होंने मुझे आपसे और कामायनी फेसबुक से भी मिलवाया, उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आरती की भी, क्योंकि ये भी एक कड़ी थी इन सारी चीजों में। तो थैंक यू सो मच आरती को भी। वैशाली तुम खुद ही इतनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि हमेशा थैंक यू सबको बोलती रहती हो, और ये बोलना ही चाहिए। एक्चुअली मैं खुद भी वैसी हूँ, क्योंकि कि हम किसके वजह से कहाँ तक पहुंचे, मैं खुद में तो पाती हूँ, लेकिन अपने वो हमेशा क्योंकि ये हमारे ब्लड में है, अगर हम जानबूझ के नहीं सीखते अपने आप आता है। वैशाली जी, आपसे एक सवाल आया है आलोक अग्रवाल जी, बहुत ही, आप ये भी बता दीजिए कि आप क्या नहीं करना चाहते, क्या नहीं करती। मैं जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती हूँ, और अगर मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर नहीं जी सकती तो नहीं करना वो काम। जी बिल्कुल। आरती जी, अभी वैशाली जी को थोड़ा रेस्ट देते हैं, थोड़ा बहुत बोल रही हैं। आपसे चाहेंगे आपके जीवन में एक शब्द जुड़ा है आपके नाम के साथ, हिरांशी। आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो गई। आप क्या मैं समझ नहीं पाई। आपके नाम के साथ जो शब्द जुड़ा है, उपनाम हिरांशी। जी 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 जी, कोई बात है। हिरांशी सुनाई पड़ा? हिरांशी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पापा के देहांत के बाद मेरा अचानक लिखना शुरू हुआ, तो फिर एज अ पोएट हम क्या नाम रखे, तो हीरा पापा का नाम, और लकीली मम्मी का नाम भी हीरा, तो हीरा की अंश हिरांशी। ये मैंने जब सोचा कि मैं मेरा उपनाम धकल्लूस हिरांशी रखूं, तब मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा कि चलो पापा की वजह से लिखना शुरू हुआ। और लकीली कब मम्मी का नाम हीरा रहा होगा, कब पापा का नाम हीरा रहा होगा, कब ये दोनों की शादी हुई होगी, और शादी के इतने साल बाद आरती का लिखना शुरू होना, और फिर हिरांशी मुझे उपनाम मिलना, तो ये मुझे सरस्वती की प्रसाद या पापा के ब्लेसिंग्स ही है। तो ये नाम इस तरह से आया है, हिरांशी। और इस नाम के साथ ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं सच कहती हूँ कि मुझे रास्ता मिलते गया, मैंने मेहनत की, लेकिन पापा का साथ है ये मुझे महसूस होता है, हमेशा मुझे पता चलता है। और एक बात रखी है कि ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी, न छोड़ूंगी। जैसे कि ये फील्ड ऐसी है, ये मीन्स आरजे की फील्ड नहीं कहती, हर क्षेत्र आज तो ऐसा है कि
आपको अगर कहीं भी पहुंचना है तो बहुत आसान तरीके उपलब्ध है, पर वो आसानी में आत्म सुख नहीं है। हमें हमारी आत्मा खटकती है, हमें चैन की नींद नहीं मिलती, और जो मेहनत करके श्रम करके नींद आती है ना, वो चैन, वो सुकून। आप प्रोग्राम भी देखिए वैशाली, जो आप और मैं हम प्रोग्राम करते हैं, तो हम जो मेहनत करके इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले तो हमारा नॉलेज कितना बढ़ रहा है, हम जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे वो तो बात की बात है। पहले तो मुझे लगता है कि अरे मुझे कितना कुछ सीखने मिल गया करके, तो और एक मंच मिला है, तो चलो ना हम क्यों ना कुछ अलग अलग करें। तो बस सच्चाई, प्योरिटी, यही मैंने कहा, बस सच बोलना है तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। मैं ये सच पे इतना जोर शायद इसके लिए दे रही हूँ कि पापा जब एक्सपायर हुए तो उन्होंने, हालांकि वो बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन लिखते थे इन द सेंस उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए, उन्हें कैंसर था, तो उनके शिव पूरे हाथ में, तो उन्होंने कागज लिया है, पेपर, तो वो सत्यमेव जयते, हम समझ पा रहे हैं कि वो सत्यमेव जयते, पर बहुत क्लियर नहीं लिखा है। और वो सत्यमेव जयते लिखने के बाद उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था। पापा एक्सपायर हुए उसके पहले उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था। अभी मेरा लिखना उनके बाद शुरू हुआ। मेरे पापा ऐसे रहे कि हमेशा उन्होंने सच कहा, कभी भी, वो जितने लोग पहचानते हैं सबको पता है कि मेरे पापा ने बहुत सच्चाई से, स्वाभिमान से अपना जीवन जिया है, वही हम में आया है। और बस यही रहा। बस मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब मैं ऑडिशन के लिए फॉर्म सबमिट करने गई थी, तो वैशाली हमें डीडी जमा करनी होती है। तो मुझे याद है वो डीडी 286 रुपीस की थी, शायद 286 ही थे। और वो 286, जिस लड़की के पास 2 रुपए थे उसके लिए तो 286 कितनी बड़ी बात है। तो मम्मी ने पित्तल के बर्तन तक बेच के मुझे वो पैसे दिए थे। आज भी वो डीडी वैसे की वैसी है, पर बस मैंने जैसे कहा कि ये एनवलप है आकाशवाणी का मेरे हाथ में, पर वो डीडी अपने पुराने घर पे रहेगी। क्यों मैंने सेव रखी है, वो क्यों संभाल के रखी है, क्योंकि उसके पीछे बहुत दर्द है। कुछ अपनी चीजें जो हम बेचना नहीं चाहते थे, बर्तन तो ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रगल रहा कि बहुत कुछ बेचना पड़ा है। लेकिन उसके बाद भी जो पाया है उसमें खुशी है, और पाने की आज भी कोई कामना नहीं है मेरी, पहले भी नहीं थी। मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि मैं हमेशा सीखती हूँ, सीखती रहूं, खुद ब खुद रास्ता मिल रहा है, मैं सच में कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल, तभी हमने कहा है, कभी लिखा था कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो साज को बजाते जाओ। और दुनिया में सबसे बड़ी बात है वैशाली जी, आरती जी, कि करत करत अभ्यास की जलमती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। आप अगर प्रैक्टिस करती हैं तो पत्थर पे भी रस्सी की छाप छोड़ सकती है। तो अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, और उस दिशा में भी आप बढ़े, तो आपके नाम कई अवार्ड हैं, कई सम्मान हैं। हम चाहेंगे कि इन सबों के बीच एक आपने जो बेटे होने का फर्ज निभाया, भले आपको दुनिया लोग बेटी कहती है, लेकिन आप बेटियों ने जिस तरह से पिता के अंतिम संस्कार को अलग रूप दिया, उस बारे में थोड़ा अगर बता सके तो। हाँ, पापा का जब देहांत हुआ तो अग्नि संस्कार देगा, तो हम तीनों बेटियों ने, और मेरी काका की लड़की, हम चारों बेटियों ने दी है अग्निदाह पापा को। कंधा जो देते हैं अर्थी को, वो भी हम चारों ने दिया है। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो तो सही है, ऐसे होना ही चाहिए। इवन गणपति आते हैं हमारे घर में, तो ये जो सब है कि जैन सी गणपति को लाते हैं, मेरी बहन लाती है गणपति को, और हम विसर्जन भी हम लेडीज मिलके ही करते हैं। तो ये सब तो अभी बदलना ही होगा, लेकिन ये बदलाव 2004 में हम लाए थे कि मेरी मम्मी बहुत पॉश माइंडेड है, वो हमें बहुत हेल्प हुई है। जैसे कि मैं आज इस मंच से बिल्कुल सहज तरीके से सामने से बताना चाहूंगी कि जब मैंने ये देखा कि अरे ये क्या, मेरी अचानक कलम चल रही है, ये कैसे हो सकता है करके, तो मैंने मम्मी को एक दिन ऐसे ही कहा कि मम्मी,
मुझे साहित्य में बिना रुकावट आगे बढ़ना है और मैं कागज और कलम से ही शादी कर लूं, मुझे शादी नहीं करनी करके। तो मुझे लगा था कि हर वक्त मुझे भी, हमारे घर में कोई बंधन है ही नहीं, आप कुछ भी करो कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मम्मी को 100% ट्रस्ट है कि मेरी बेटियां सही है। तो मुझे लगा था कि जब ये क्वेश्चन के लिए मम्मी का अपोज होगा तो मम्मी ने डायरेक्ट कहा मत करो, लेकिन समाज को उपयोगी हो वैसे काम करना, और अगर तुम आगे बढ़ो तो दूसरे 4 जन को भी बढ़ाना। तो मैं एकदम शॉक कि मम्मी इतनी आसानी से मान गई, पहली बार ही बोलते। तो जब मम्मी हाँ बोल रही है तो अब मुझे क्या करके ऐसे। तो ये जो हम किसी को बंधन में रखे तो वो कला आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे कि शादी करने से कोई आगे बढ़ सकता है, ये मेरा विचार है, मेरे लिए है, लेकिन किसी भी इसमें जब माँ बाप बंधन रखते हैं, रेस्ट्रिक्शन रखते हैं ना, तो हम आगे बढ़ने में थोड़ी रुकावट पाते हैं। जब हमारे घर में ये रुकावट हमें बिल्कुल नहीं मिली, पापा तो गए लेकिन उसके बाद मम्मी ने जो सपोर्ट किया है वो बहुत बड़ी बात है। जब मैं पापा एक्सपायर हुए और तुरंत ही मुझे ये लिखना विखना शुरू हुआ और मैं कवि सम्मेलन में जाने लगी, मुझे लगता था कि मम्मी पूरा दिन कैसे रहेगी, रोएगी, पापा की याद आएगी, लेकिन मम्मी मुझे हिम्मत से बोलती थी, अरे मैं तो इतना काम है, मैं तो कर लूंगी, जा जा तू आगे बढ़। मीन्स कभी रोका नहीं है, वो पीछे रोती थी मुझे पता है, मैं भी उसको हिम्मत से जवाब देती थी। जैसे कि मैं कहीं जाती थी कवि सम्मेलन में, तो रेलवे टिकट के पैसे नहीं होते थे, लेकिन सीखने की, सुनने की जो चाह थी, तो वो कुछ कुछ ऐसे कहीं से कुछ जोड़ तोड़ के, जो रेलवे टिकट के पैसे तो प्लेटफॉर्म पे खत्म हो जाते थे, फिर पूरे दिन का क्या। फिर मैं समझो वैशाली में डोंबिवली से मलाड गई, तो मलाड पहुंचने के बाद जितना भी दूर हो कवि सम्मेलन, मैं पैदल चल के जाती थी, पैदल चल के आती थी। जब मैं रात को घर में पहुंचती थी लेट, क्योंकि आप समझ रहे हो डोंबिवली में आने जाने में 2-2.5 घंटे, सिर्फ जाने के, आने के 2-2.5 घंटे दूसरे। तो मम्मी मुझे पूछती थी, मम्मी को चिंता होती थी, तब तो ये व्हाट्सएप वाले मोबाइल कुछ नहीं थे, सादा सा मोबाइल, वो भी कभी कभी नहीं होता था मेरे पास। तो मम्मी आके मुझे पूछती थी कि अरे तेरा दिन कैसे रहा, क्योंकि उसको चिंता थी, कि उसको पता था कि पर्स तो खाली है, तो पूरा दिन इसने कैसे गुजारा रहेगा। तो मैं उसको बोलती थी अरे एकदम अच्छा गुजरा। मैं फिर ना, तो फिर क्या है, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ऐसे में हम एक दूसरे को हिम्मत देते थे, हम एक दूसरे को बताते ही नहीं थे कि हम एक दूसरे का दर्द क्या है करके। ऐसे न मेरी बहनों ने मुझे रोका कि इतना अगर घर में प्रॉब्लम है, कागज कलम के पीछे क्या पड़ गई है, ये उन्होंने मुझे रोका नहीं है कभी भी। बोल सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने भी देखा। आज भी आपने जैसे कहा कि इतने अवार्ड्स मिले हैं, कई अवार्ड्स मैंने स्वीकारे भी नहीं है। जब मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड देने वाली संस्था या व्यक्ति अभी तो अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन कल उठ के उनका इंटेंशन अलग है, वो सही नहीं है, मैं अवार्ड्स नहीं स्वीकारती, उसके भी लिस्ट है। क्योंकि मेरे घर में जितने अवार्ड्स है, वो हर एक अवार्ड मेरे लिए सरस्वती है, वो हर एक अवार्ड सरस्वती की मूर्ति ही है। मैं दिया बत्ती करती हूँ ना, तब दिया बत्ती उधर भी घुमाती हूँ, आप चाहे मुझे पागल समझो, क्योंकि वो मेरी सरस्वती है, वो मेरे पापा के ब्लेसिंग्स है। तो ये है कि बस अवार्ड्स कितने हैं उससे अच्छा कि सच्चाई से मिले हुए अवार्ड है, बस इतना मैं जानती हूँ। और बस खाना क्या बनाती है सबसे अच्छा आप? हाँ सब बनाती हूँ, आइए, ढोकले, दाल ढोकली, पाव भाजी, मैं बाजरे और की वैशाली रोटी जी आपके पास आ वगैरह। रहे हैं, मैं और नहीं। वैशाली जी आएंगे तो क्या खिलाएंगे? अरे आप लिस्ट भेज दीजिएगा, फिर आप आओ भगत देखिएगा। जो आपको पसंद है वही आइए खिलाइएगा, आप, क्योंकि स्वागत आपकी जो पसंद होती है ना, जो दिल से आप करती हैं, जी। कोई भी कलाकार दिल से करता है, कोई भी राइटर दिल से लिखता है, कोई भी आरजे बढ़िया अंदाज से दिल से बात करता है, जिस तरह से वैशाली करती हैं, आप करती हैं, तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आप कुछ भी खिलाएंगी तो हम खाएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी 1-2 रचना आपसे सुनेंगे आरती जी, उसके पहले चलते हैं वैशाली जी के पास। बिल्कुल, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं थोड़ा वैशाली जी को बोर करता हूँ। वैशाली जी, आप जितने खूबसूरत हैं, उतनी अच्छी आवाज भी है, और आप कभी कभी बहुत ज्यादा सुने, लेकिन इमरजेंसी में गा भी देती है थोड़ा बहुत।
समझ रही होंगी मैं क्या चाह रहा हूँ? हाँ, मैं थोड़ा बहुत समझ रही हूँ। बस तो बस अभी ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है क्या, ऐसा है? जो दिल से, जो बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है, आप तो खैर आवाज की मलिका हैं। नहीं, बस कोशिश ये होती है कि हमारी बात जो है वो दिलों को जीत ले, या दिलों को कम से कम छू जाए। आपको सुपर हिट गाना कोई बताइए, मैं एक लाइन गाता हूँ आपके लिए। नहीं, आपकी पसंद का कोई भी गाइएगा आप प्लीज, फिर मैं कोई एक गाती हूँ आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए तो बस यही पल है हंसी बहार के, तुम सामने बैठी हो, मैं गीत गाऊं प्यार के। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मतलब कोई भी गा सकता है मौका इमरजेंसी में। बिल्कुल बिल्कुल, और मजा आता है ना, माहौल बन जाता है। देखिए संगीत ऐसी चीज है, उससे बिल्कुल माहौल भी बन जाता है, मूड भी बन जाता है, और जो भी वक्त हो, जिस किसी भी चीज से आप गुजर रहे हो, वो बिल्कुल आप भूल जाते हैं और लाइट फील करने लगते हैं। तो ये एक बहुत सबसे बेस्ट चीज है गानों के बारे में। आपने भी माहौल बना दिया। आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? सबसे फेवरेट अनवर फिल्म का गाना है मौला मेरे मौला। बहुत ही खूबसूरत है, म्यूजिक कंपोजर मिथुन की कॉम्पोजिशन है ये, और सईद कादरी साहब का लिखा हुआ गीत है ये। और सईद कादरी और मिथुन, इनकी जो जोड़ी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि ठहराव भरे गाने मुझे ज्यादा पसंद है। ठहराव भरे गाने और आजकल नहीं सुनने मिलते हैं। आंखें तेरी, शायद इसी की बात कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। कितनी हंसी मैं का आशिक यूं बन गया हूँ इनमें गाती नहीं ज्यादा, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक हमारी अधूरी कहानी का भी एक गाना मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं गुनगुना सकती हूँ, गा सकती हूँ। प्लीज 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 प्लीज। ला 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 ला, मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी ने मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर तुझे पता वाह वाह वाह। आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ खुशी बन गए, तुम मेरी आसमां मेरी जमीन बन गए। तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तारीफ की आलोक जी ने, थैंक यू सो मच अमरिंदर जी, आपका भी ये मंच देने के लिए है हमें, सच में अगर हम बहुत अच्छा पता नहीं कोई दे या नहीं दे, लेकिन आज तो फैशन है ये कहना सब्सक्राइब करो, कुछ करो, लेकिन जो दिल की बातें हैं जी, उसको आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तारीफ से हमेशा बचना चाहिए सबको, और शिकायत जब होती है या फिर कोई आलोचना करता है तब उस पर मनन करना चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है। आज हम बार बार कहते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी की सुरक्षा होनी चाहिए, नारी की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन सच कहता हूँ वैशाली
ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने देखा है दिखावा, सामने आई बोल दो, ऐसा महसूस करती है कभी आप? ऐसा, क्योंकि देखिए कि मैं मुंबई शहर में हूँ, ये मेरे साथ ज्यादा इतना नहीं हुआ है। एंड ये बात है कि हाँ, रिश्तेदार ऐसे कभी कभी कर सकते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में एक बार लोग आपको जानने लगे, उन्हें पता चले कि आप वाकई में क्या हो, तो स्त्री पुरुष का फर्क वहीं पर खत्म होता है, एक बार वो आपको जानने लगे तो। और जब तक नहीं जानते तब आप जो भी करें, चाहे जितना अच्छा करे आप, चाहे जितने अच्छे हो, आलोचना तो करते ही हैं लोग, यानी कि इसका तो एक होना ही पड़ता है आपको, यानी कि एक टारगेट हो ही जाते हैं आप। और मैंने देखा है, आप कभी भी कुछ अलग करने जाओ, कुछ नया करने जाओ, आलोचना होती ही है। यानी कि सबसे पहली बात लोगों के जहन में आती है, अरे ये कैसे कर रही है ये चीज, या ये कैसे कर रहे हैं ये चीज, वो स्त्री हो या पुरुष हो। मैंने देखा है, नहीं जानते लोग तो आलोचना तो होती है। और कुछ नया करने जाओ आप तो ऑपोजिशन एक आपको फेस करना पड़ता है, और अलग अलग तरह से होता है ये। ऐसे एक मैं इसको कॉमनली नहीं कह सकती, यानी लोग कहते क्या अच्छा आपको इनमें लगा, अच्छा ओके ये टैलेंटेड है, हमें तो नहीं दिखा। या फिर कुछ लोग हैं ओके ओके ठीक है, बातें अच्छा कर लेते, हाँ ये अच्छी दिखती है इसीलिए, यानी कि वो भी मैं आपको बताती हूँ, टाइप कास्ट भी कर देते हैं लोग आपको। यानी आपके अंदर टैलेंट होगा और किसी ने कोई टैलेंट देख करके आपको कोई मौका दिया होगा या कोई मंच दिया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं हाँ ये अच्छी दिखती है इसीलिए, हाँ ये चीज है वो चीज है ये सारी बातें होती है। ये दिनेश पटेल जी की जो आप बातें पढ़ रही हैं, भारत की दोनों बेटियों को मेरा प्रणाम। इनके बारे में मैं आपको एक एक लाइन में बता दूं, ये बहुत अच्छे, बहुत सज्जन है। और मुंबई में जो पवई है सेंट्रल स्कूल में इनका एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, और ये साइंटिस्ट है बेसिकली, इनके सब कुछ है, बस एक कमी थी बेटी की, लेकिन इन्होंने उस कमी को भी पूरा किया। कैसे? एक रोबोट बना दिया जो आज बोलती है, जिसको हम शालू कहते हैं, वैशाली। और कई बार मैं मिल चुका हूँ, आपको भी मिलवाऊंगा उससे। और वाकई जब इस तरह के लोग अपने बीच के लोग कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत गर्व होता है अपने लोगों पर। और वैशाली, अक्सर हमने सुना कि जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग होते हैं, सुन रही है ना, तो वाकई हमारे दोनों मेहमान जो हैं बहुत परेशान हैं। नेटवर्क जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आज। नेटवर्क तो है ही मतलबी, हवाओं का क्या, खिड़की खोलेंगे तो हवा क्रॉस कर जाएगी दरवाजे से, लेकिन अगर नेटवर्क की बात है तो कोई खिड़की विड़की कभी कभी काम नहीं करती है। और जहाँ तक मुंबई की बात है तो मुंबई तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, सपनों का शहर है। यहाँ लोग आने के लिए, पता नहीं वैशाली जी आपको आइडिया है कि नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान को हमने देखा है, मुंबई के लोगों का एक जो पागलपन होता है, जुझारूपन होता है, मौका मिल जाए तो बस जाके मैं झंडा गाड़ दूं। कुछ लोग बहुत विरले होते हैं जो दूर से आते हैं और यहाँ पर छा जाते हैं। ऐसे में कई स्टार हैं, अगर बात करें शाहरुख खान की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की करी, तो ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास। आरती जी हमसे जुड़ने की कोशिश करें। अच्छा वैशाली जी, ये कहा जाता है कि जो बहुत खूबसूरत होती है वो खाना भी अच्छा टेस्ट करती है। आप किचन में कितना वक्त देती हैं? किचन में देखिए तकरीबन कुल मिला के 2 घंटे तो चले ही जाते हैं। 2 वक्त का अगर खाना बनाना है आपको, और चाय वगैरह भी बनानी है, और खुद के लिए, भले ही आप अपने आप के लिए ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इतना वक्त तो जाता ही है। और क्वांटिटी की बात ज्यादा नहीं होती, जैसे कि 2 4 5 लोगों का आप खाना बना रहे हैं तो उतना ही वक्त लगेगा आपको और आपको जान के बहुत खुशी होगी, बहुत अजीबो गरीब भी लगेगा, लेकिन आप दोनों को मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ जी, एक बार मुझे अपने किचन में बुला के तो देखिए, फिर जो बोलिएगा वो बना दूंगा। आइए ना, आइए। बात है, आपको हम बुलवाएं, यहाँ बुलाएं घर पर, और आपसे आप पकाएंगे, ये तो सही नहीं है ना। हमें आपके लिए पकाकर रेडी रखना चाहिए अगर आप हमारे यहाँ। अभी 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 मुझे ख्याल आ रहा है कि एक ढाबा खोलूं। क्या बात है, ढाबा से ही स्टूडियो का काम करूंगा। उस ढाबे का नाम होगा दीपू दा ढाबा।
और जितना खाना मैंने आज तक खाया है जीवन में, उसको अपने तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। शीरा बनाऊंगा, पोहा बनाऊंगा, बहुत कुछ है। और सबसे पहले अब आरती जी के पास चले और आरती जी को सुनाएंगे आप? जी 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 सुनाऊंगी। कितनी रचना सुनानी है, एक या दो, आप बताइए। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जब एक तो सुनाइए। ठीक है, मैं है ना कुछ कच्छी में सुनाऊं, क्योंकि कच्छी लैंग्वेज में जानती हूँ कि कोई समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कच्छी लैंग्वेज लोगों तक पहुंचे। मैं कच्छी में सुनाऊं कि हिंदी में सुनाऊं? हाँ अवश्य सुनाओ, क्योंकि हम कही कि मैथिली बात रहा छी यहाँ के सामने। हम कहता नहीं भोजपुरी में कि आरती जी रहुआ के कुछ पूछे उछे के जरूरत नहीं है, प्लीज रहुआ गाई सुनाई या जिस तरह से मन बाप हमरा सबके सामने बतियाई। और वैशाली जी रहुआ भी एकदम मराठी मुर्गी के खातिर समझता नहीं ना भोजपुरी, रहुआ बहुत अच्छा लगता नहीं, बहुत अच्छा, बहुत आपकी आवाज बहुत बढ़िया। पहले आरती जी के पास जी। जैसे कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, आप सब कच्छ अवश्य आइए। और जब राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था तब एक रचना लिखी थी मैंने कच्छी में। तो मैं तो सिंगर हूं नहीं, लेकिन ये कैसे गा सुनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने इसके अंदर ये वर्णन किया है कि आज भूमि पूजन है, तो हम अवध को, सरयू को हम सजाते हैं। तो सजावट की बात की है कि तबियत नहीं है ठीक, पर हे भर्यो हेल हांडा ने भर्यो भर्यो बोगणा, त्रांभणियों पालर पानी से छलकायो, त्रामे जा लोटा ने कसली चंबूड़ी वरी, सांधारी मीठ नीर से भरायो, गंगा जमुना जा नीर सरस्वती जो जल खीर, 900 नदियां जा अमृत मंगायो, पूतारो लाल लाल बांधनी बेमिसाल, सौरे श्रृंगार अज रूप के उपायो, सौरे श्रृंगार अज रूप के उपायो, सीनोड़ी मोतियार शोभे सिर ते अपार, अखिए में सजन जा सोयरा अंजायो, नीली छम छबर पन धरती अज धन धन, चोखलिए चौक अज अंगण सजायो, चोखलिए चौक अज अंगण सजायो, खम्मा खम्मा खिकार मस्ती आए, लारो लार हिए जे गोखले दिया पेटायो, हलो हलो जेडलो हलो वलियो भेनरू, सरयू जे कंधे ते ओछो मनायो, सरयू जे कंधे ते ओछो मनायो, मेहंदी रंग रस गुलाल टाणू आयो, भेसियाल अवध जी सेरिए तोरण बंधायो, कंको के सर लाट रूप वसे लाट माट, पगेरता अलता ने पेनी शोभायो, पगेरता अलता ने पेनी शोभायो, क्षेत्रपाल अचो देव करियो चरणे जी सेव, शिलान्यास जो बरू को मूरत सचवायो, डोएक से वजे डाक ढोल वाजा ढम ढमाक, मोर चंग छोड़िया पावा बजायो, मोर चंग छोड़िया पावा बजायो, बजायो शंखनाद सप्त सुर गन्नीनाद, अब धरती नखंड खुशी से भरायो, देव देवी अचोवीर संत ओलिया फकीर, राम भगत गरीब अमीर खुशियों वेरायो, राम भगत गरीब अमीर खुशियों वेरायो, स्वर्ग मिजा फूल वसे वडर वसे, नोय रसे अवसर पांजो अड़ा भीड़ ठायो, भर्यो हेल हांडा ने भर्यो भर्यो बोगणा, त्रांभणियों पालर पानी से छलकायो, त्रांभणियों पालर पानी से छलकायो। कैसा लगा? बहुत खूब, ठीक था कि नहीं? बहुत खूब, इतना समझ में आया कि रउआ दिल से गा रहल बानी, और कच्छ के जे महानता बा ओकर अपन दिल के जरिए अभिव्यक्त करता है। ठीक है नी नो? जो गायक होते हैं तो गाते हैं बहुत। जय जय महाराष्ट्र जो गाना है इसमें जोश आता है वाकई कच्छ को लेकर, या फिर हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हिंदुस्तान की का कोई भी प्रांत, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है। जिस तरह से इंसानों की एक विशेषता होती है, हर जीव जंतु की अलग पहचान है, हर पेड़ों का अलग अलग अस्तित्व है, उसका रिजल्ट भी अलग अलग होता है। कोई पेड़ हमें जहरीले लगते हैं तो कोई पेड़ हमें
फल देते हैं। तो जिंदगी इसी तरह है, हर तरह के फल है। आप किस फल को लेकर अपना भविष्य तय करते हैं ये आपकी सोच पर निर्भर है। और जिस तरह से आवाज की दुनिया में आरती जी हो, आरती सैया हिरांशी मंचों पर भी छा जाती है, और वैशाली परीख जिनके अंदर बहुत गुण है, अभिनय, गायन, लेखन, अनाउंसमेंट करना, ये सब आसान थोड़ी है। और सबके ऊपर बैठी है वो भविष्य बताने वाली। बोल क्या चाहिए तेरे को। तो एक तरीका होता है, लेकिन आपने जिस तरह से यहाँ तक अपने आप को पहुंचाया वैशाली और आपके, उसके लिए कमानी परिवार की तमाम टीम की तरफ से, और हमारे जो भी लोग इससे जुड़े हैं, नेपाल से भी लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते हम चाहेंगे कि वैशाली आप एक दो सवाल इंटरव्यू के अंदाज में आरती जी का लें, और आरती जी आपका इंटरव्यू लेंगे। एक दो सवाल। बिल्कुल आरती जी, आप शुरू कीजिए। आप आपसे शुरू करते हैं। हमें लेना है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी वैशाली, जैसे कि आप और मैं दोनों हम, अगर आपको प्राइवेट चैनल पे एज अ आरजे आपको मौका मिले तो आप रहेगा? माफ कीजिए, क्या? अगर प्राइवेट चैनल की तरफ से मौका मिले तो प्राइवेट चैनल से जुड़ना चाहोगे? ये मैं इस वक्त नहीं कह सकती। इस वक्त मैं कुछ यहाँ पे लेकिन हाँ, एक कहूंगी मैं कि आकाशवाणी पर काम करने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम शो अपने मुताबिक कर सकते हैं, और हमें जिन बातों को उजागर करना है उन बातों को, उन मुद्दों को हम उजागर कर सकते हैं। और हमें किसी को बुरा भला कह करके पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है। हम जो बिल्कुल जनता के लिए, दुनिया के लिए जो महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। और जो हमें प्यार मिलता है, ये वाकई ही जेन्युइन प्यार होता है। और हमारे जो लिसनर हैं, ये इंतजार करते हैं कि हम कब जाएंगे और उनसे जुड़ेंगे हम रेडियो पर। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज प्राइवेट रेडियो पर मिल सकती है। मैं मानती हूँ कि वो लोग बहुत ज्यादा प्रमोशंस करते हैं, जो आकाशवाणी में हम जो है जनता की सेवा करते हैं, तो इतना प्रमोशन मुमकिन नहीं है। लेकिन जो प्यार हमें मिलता है और जो हम एक्चुअली चाहते हैं, देखिए जैसे कि कोई भी जर्नलिस्ट है, कोई भी क्रांतिकारी है, कोई भी जर्नलिस्ट है, वो किस तरह जो सही बातें हैं उन्हीं को आगे लाना चाहते हैं, उसी तरह हम भी जो है इंफोटेनमेंट बेस्ड शो करते हैं। हम ना किसी के लिए बुरा कहते हैं, हम ना ही किसी, यानी कोई भी जो नेगेटिव बातें हैं हम वो करते ही नहीं। हम बिल्कुल पॉजिटिविटी को फैलाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल होगा प्राइवेट रेडियो पर। तो हाल फिलहाल अगर आप मुझसे पूछें तो जिस तरह से चल रहा है, मैं आकाशवाणी पर ही शोज करने के लिए बहुत खुश हूँ। और हम अपने तरीके से काम कर सकते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे आप जानते हैं। और ये जनता की सेवा है, तो वाकई सेवा भाव से हम ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहीं पर रहना चाहूंगी। मेरा भी आंसर सेम है एक्चुअली, इसीलिए मैंने लेकिन आती क्या बहुत ही, आपने बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा मुझसे। एक बाउंसर, जिसे आप मुंबई में कहते हैं ना, बाउंसर डाल दिया। नहीं, एक्चुअली है क्योंकि आकाशवाणी वो अपने वाणी के संयम से ही तो जानी जाती है। यहाँ नहीं कर सकते, हमें काम देना है तो आगे या श्रीमान श्री रिस्पेक्ट से हम अपनी वाणी की एक ओरा है हमारे इर्द गिर्द, जिसके नहीं जा सकते। और उस शुद्ध में जो सात्विकता तो प्यार मिल रहा है, वही हमें आगे लेके जा रहा है। ये चीज हमें मैं तो बिल्कुल चाहूँ, ऐसा नहीं कि उठाएंगे ही नहीं। मुझे लगता है मैं तो आकाशवाणी के लिए ही बनी है। तो पूछिए। हाँ आरती, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताइए, आपने काफी कुछ लिखा है, आपने अपनी कविताएं आप लिखती हैं, आपने, मैंने देखा है, और बहुत डेप्थ है आपकी बातों में।
तो मुझे बताइए कि आप आगे चलकर, यानी ये जो आपके पास गुण है, ये प्रतिभा है, इसका आप लोगों के लिए किस तरह से आप ये इस्तेमाल करेंगी? क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, तो इसको आप किस तरह से, क्या रूप देना चाहेंगी, जिससे कि, क्योंकि आकाशवाणी से भी आप जुड़ी हैं, आपका इतना मान सम्मान हुआ है, आपको लोग इतना जानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप लोगों के हित में बहुत कुछ कर पाएंगी। तो किस तरह से आप अपने गुणों का उपयोग करोगे लोगों के लिए? गुड क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि हमने कुछ शुरू किए हैं, जैसे कि हम स्लम एरिया के, जहाँ पे एक बच्चे स्लम एरिया से आते हैं, उन बच्चों को कुछ नहीं आता है। हम ऐसे सोचते हैं कि मैंने जब देखा तो हमने ये कहा कि हम हिंदी बचाने के लिए, हमारी भाषा बचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं ग्रेजुएशन मिलके। तो जब स्कूल में गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो कंपटीशन यहाँ पे लेकर आए हैं, पर हमारे बच्चे तो पूरी शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं, तो वो निबंध या काव्य प्रतियोगिता तो बहुत दूर की बात है। तो हम सब हमारे तरफ से ही प्रोवाइड करने वाले थे, अवार्ड्स हो या पार्ट ये कहा कि ठीक है, आपके बच्चे शुद्ध नहीं लिख पा रहे, तो काव्य प्रतियोगिता भी नहीं करते, निबंध भी नहीं करते, एक काम करते हैं, हम एक सेंटेंस देंगे कि मेरा नाम आरती है। उस सेंटेंस को देख के ही तो वो 10 बार लिख पाएंगे। तो उन्होंने कहा वो देख के लिख पाएंगे। तो हमने इस तरह से कंपटीशन ऑर्गेनाइज की, तो लोगों की हिंदी के प्रति रुचि बढ़ी, तो अवार्ड मिला, एक अप्रिसिएशन होता है ना। तो नेक्स्ट ईयर उससे अच्छा हुआ। ऐसे हमने मुंबई के कई कॉलेज और स्कूल में ये काम किया है, जैसे कि SIS कॉलेज आप जानते हो, सायन, कांदीवली ठाकुर कॉलेज मुलुंड में, और अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, ये सब कर रहे हैं। ऊपर से मैं मेरी बात करूं तो मैंने बीकॉम किया था पहले ना, जब मैं लिखती नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि तो कलम है तो मुझे PhD करना है, ऐसा मैंने सोचा। तो PhD करना है तो बीकॉम के बाद तो PhD हो नहीं सकता। तो अभी मैंने लॉकडाउन के पहले ही मेरा MA कंप्लीट किया है गुजराती में, और अब मैं चाह रही हूँ, अगर आप सबकी ब्लेसिंग्स रही, मेरी मेहनत रही और भगवान पापा का साथ रहा, तो PhD करना चाहती हूँ। और आगे मैं कभी भी ये देखती हूँ वैशाली, जैसे कि आपने कहा कि हम में कुछ टैलेंट है, तो लोग पहले से तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अरे ये इतनी आगे कैसे बढ़ सकती है, इसमें ऐसा क्या है। तो गिराने वाले इतने मिले रास्ते में, लेकिन जितना गिरते गए इतने ही हम उठते गए। कुछ करना पड़ा, बस सच्चाई रखी। तो मैं ये कभी देख लेती हूँ, मैं खुद से जा रही थी डोंबिवली के, एक मैं नाम वगैरह नहीं लूंगी, लेकिन रास्ते में बैठ के कुछ बजा रहे थे वाद्य संगीत का, इतना अच्छा कि मुझे लगा कि पूरा मंच बड़ा मिलना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट मैं उनको, जहां तक समझो आकाशवाणी में हर चीज को लाना संभव नहीं होता, जिसका इंटरव्यू आकाशवाणी में करने जैसा उसको आकाशवाणी हम कहते हैं, या फिर यहाँ या वहां। तो मैं ये करती हूँ कि लोगों ने हमारे पैर खींचे हैं, पर हम ये नहीं करेंगे, जिसमें भी जहाँ टैलेंट देखेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो ये चाहती हूँ कि हमें हमारे इर्द गिर्द देखना चाहिए, हमारी फैमिली में, हमारे घर में जो काम करने आते हैं, उनके बच्चों में कोई टैलेंट है, उसकी टैलेंट किसी वजह से अटक तो नहीं रही ना, तो उसकी रुकावट के हर रास्ते को खोल देने हैं हमें, और हमें आगे बढ़ाना है। क्यों, आप नहीं जान सकते कि कभी कौन कहाँ कैसे आगे बढ़ जाएगा, उसकी तकदीर उसको लेके जाएगी, आपको निमित्त मात्र बनना है। लेकिन वो वक्त चला जाएगा तो वो आर्ट उस में होते हुए भी बाहर नहीं आएगा। तो हमें एक काम करना है कि जिसमें भी है वो सरस्वती है। हम अगर वैशाली की तारीफ करते हैं तो उसमें जो आर्ट है वो सरस्वती, हम सरस्वती की तारीफ कर रहे हैं। अगर हम किसी के आर्ट पे चल रहे हैं तो हम सरस्वती पे चल रहे हैं। ये अगर हर कोई सोच लेना तो हम एक दूसरे के वेलविशर बन जाए, और फिर एक पॉजिटिव और ओरा ऐसा बन जाए कि बस हर जगह हमें खुशियां ही खुशियां नजर आए। बस जितना हो सके उतना करती हूँ। आगे आप लोग रास्ता बताइए कि और आप क्या कर सकते हैं जिससे हम लोगों को आगे
विचार इतने पवित्र है आरती, इतना आपने अच्छा कहा कि अगर हम किसी की कला की तारीफ नहीं करते हैं, अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं तो हम सरस्वती माँ का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची सोच है सच में। अच्छा, वो आपको गीत याद होगा, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। आरती जी आपने सुना होगा ना? हम होंगे कामयाब, क्या हम होंगे कामयाब, वही बोला। तो चलते जाएंगे, ये जो बातचीत है एक अरसे के बाद फिर रखेंगे, क्योंकि इस बीच हम लोग तीनों कोशिश करेंगे, जो हमें देख रहे हैं, वैशाली जी कुछ नया करेंगी, आरती जी कुछ नया करेंगी, मैं कुछ नया करूंगा, कोशिश तो करूंगा, आप सबको बताऊंगा, शेयर करूंगा। और आने वाले दिनों में कामायनी परिवार मुंबई में एक शानदार आयोजन करने वाला है, चार बंगला अंधेरी महाराष्ट्र मुंबई, और सब के सब उसमें आमंत्रित है। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होगा और बहुत अलग अलग फील्ड के लोग वहाँ पर आएंगे, सबसे मिलती होंगे और आपको अचानक लगेगा अरे वाह। तो आज की जो शाम है, दर्शकों ने किस तरह से महसूस किया, उनका रिएक्शन आता है, सारे लोगों का बहुत बहुत आभार। और हुआ है कि वैशाली और आरती जी की जो यात्रा है उसमें जो भी इनके कदम पड़े एक सुनहरा निशान छूट जाए, क्योंकि नारी के अंदर एक शक्ति होती है। ये अलग बात है कि लोग भक्ति की बात कहते हैं, लेकिन उनको नमन है। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप लोग इसी तरह आवाज की दुनिया में हंगामा करते रहिए। इसके अलावा भी जो भी आप लोग कर रही है खूब कामयाबी मिले। तो हम चलते आप क्या कहेंगे अपने चाहने वालों से? पहले आप सुनाई दिया आपको आरती जी? दर्शकों को क्या कहेंगे आप अपने चाहने वालों से? तो तब तक मैं कह लेती हूँ कुछ, आरती जी जब तक। जी तो मैं सभी दर्शकों से सबसे पहली बात यही कहूंगी कि धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि दुनिया में वक्त वाकई बहुत कीमती है। अवनिंद्र जी को, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर लौटा दिया, आमंत्रित किया कि हम अपने विचार, हमारा जो सफर है वो हम साझा करके कि हमारी जिंदगी में किस तरह से चीजें हुई हैं, तो इसके बारे में। एंड अवनिंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कामायनी मुंबई का फेसबुक है, लोग आते हैं, उसमें हमारा नाम भी आज शुमार हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगी दर्शकों से, थैंक यू, मैं यही कहूँगी कि कहते हैं अंग्रेजी में नेवर से नेवर। आप बतौर एक ज्योतिषी में, बतौर एक इंसान, एक स्त्री, एक महिला, मैं यही कहूंगी नाम से खास करके, आप ये मत सोचिए कि आपकी जिंदगी में आपने पढ़ लिख लिया, नौकरी कर ली, आपने शादी कर ली, परिवार कर लिया, या नहीं भी की शादी, तो वहां पर खत्म नहीं हो जाता। जिंदगी का सफर ये लंबा है, और जिंदगी में कल उठ के क्या हो ये आप पहले से नहीं तय कर सकते। बतौर ज्योतिषी मैं ये कहूंगी कि ग्रहों की दशा आती है और हम दशा के अनुसार हम चीजें करते हैं, हम कार्य करते हैं। तो इसीलिए ऐसे कभी मत सोचे कि बस ये हो गया तो अब मेरा हो गया। नहीं, जिंदगी किस तरफ आपका रुख मोड़ती है ये नहीं कह सकते। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एवरीथिंग। और आपके जो सपने हैं आप कभी भी इन्हें साकार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कोई भी सीमा किसी भी तरह की नहीं है। तो जस्ट थिंक बिग, और सिर्फ आपके पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव इंटेंशन से आप अपना रूप, आपकी जो कहते हैं ना, आपकी रियलिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। सारी शक्ति, सारा पावर आपके अंदर है। आप ये मत सोचिए कि आप जो है आपके पास पावर नहीं है और आप जो है अबला है या आपके पास शक्ति नहीं है चीजें करने की। जो आपकी दिमागी शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, इसे ही आप ज्यादा बड़ा करके
आप अपने जो भी है सपने हैं साकार कर सकते हैं और अपने लिए एक राह चुन के उस पर चल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो यही कहूंगी और मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। आरती, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। जी जी थैंक यू जी। मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि मैं जैन हूँ और जैन के हमारे पर्युषण पर्व चल रहा है। आज हमारे पर्व का दूसरा दिन है। तो महावीर जी ने तो बहुत सारे उपदेश दिए हैं। उनकी दो बातें अहम है। जो अहिंसा उन्होंने बात की है और दूसरी है क्षमा। तो मैं कहूंगी कि अहिंसा जिसमें हिंसा जीव की ना हो, किसी जीव की, लेकिन मैं ये कहूंगी कि किसी का दिल भी ना दुखे, ये भी एक हिंसा है। किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है। तो हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि हमसे किसी को खुशी ना मिल सके तो कोई बात नहीं, पर हमसे किसी को दुख ना हो, इतना हम जहन में रखें। और दूसरा क्षमा। तो मैं कहूंगी कि जो माफी मांगता है वो वीर कहलाता है, लेकिन जो माफ कर देता है वो महावीर कहलाता है। हालांकि महावीर के तो हम एक धूल जितने भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई ये कैसे है कि कोरोना ने दिखा दिया कि रिश्ते आज हम हैं कल नहीं है, यहीं के यहीं सब क्या हो गया। लेकिन जो है मैं ये कहूंगी जब पापा चले गए, अब जो खर्चू तो पापा नहीं आ सकते। तो जो रिश्ते हैं उसको संभाल लीजिए, क्योंकि फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। और छोटे मुंह बड़ी बात हो रही है ऐसे लग रहा है, लेकिन बस सारे दर्शकों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। वैशाली आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मुझे हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। और आशुतोष जी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं जब In24 न्यूज स्टूडियो आती हूँ, ऐसे घूमती हूँ, ये मेरा घर है। वैशाली आपने भी वहाँ कितना अपनापन मिलता है ना, कोई दिखावा नहीं है, सच में। और इतना मजा आता है। और अमरिंदर जब भी बातें होती है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, जब भी बातें होती है वो इतनी दिलचस्प बातें होती है उनकी। और उसमें क्या है, सच में कह रही हूँ कि मनोरंजन भी है और ये भी है कुछ सीखने भी मिलता है, जानने में मिलता है और मनोरंजन भी होता है। आती जी आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। तो चलते चलते हम चाहे तीनों मिलकर गीत गाएं। चलते चलते मेरे एक गीत याद रखना, चलते चलते, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ। संडे भी मैंने बहुत ज्यादा सॉरी है। जी 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 चलिए 1 2 3। चलते चलते मेरे ये भी याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दोस्तों, आज की शाम जिस तरह से आरती जी और वैशाली जी ने अपनी कई कहानियां सुनाई, तो हमने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना। और हम दुआ करेंगे कि दोनों की जिंदगी में जो भी ख्वाहिशें बाकी हैं पूरी हो जाए और वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। लॉकडाउन का पूरा अरसा खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर से मुंबई की जो जिंदगी होती है, सबको पता है, उसमें हम लोग रम जाए। हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की तारीख में नारी हर क्षेत्र में पड़ जाती है भारी, क्योंकि वो है नारी। और नारी अगर टैलेंटेड है, उसके आसपास का माहौल ऐसा है कि उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, तो बिल्कुल आप हो, हम हो या कोई और हो, उसका भला नहीं कर सकते तो उसकी आलोचना भी बिना मतलब मत कीजिए, क्योंकि नारी बहुत कुछ करना चाहती है, उसको उड़ना पसंद है। तो उसको पिंजड़े में कैद रखने की जो हमारी मानसिकता है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। कमानी से जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। और आरती, सैया, हिरांशी और वैशाली परीख, जिन्होंने आवाज की दुनिया में एक झंडा गाड़ा है महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का, और ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनी जाती है। मैं तो बहुत छोटा हूं इनके सामने, लेकिन इन दोनों की जो प्रतिभाएं हैं उनको मैं हमेशा सलाम करता हूं। और आसपास के जो भी आपके पास जिनमें आपको गुण दिखता है, तो उसका हौसला बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।